हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। और जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज आवर लास्ट लेक्चर फॉर द मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। 10 चैप्टर्स थे और 10 चैप्टर्स में हम सारे ही चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज वाले लेक्चर के साथ 10 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हर चैप्टर का हर आर्टिकल और हर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है और पूरी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। पूरे 10 के 10 चैप्टर्स हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, यानी कि पूरा स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स है उस प्लेलिस्ट के अंदर और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वाले 3 एग्जाम्पल्स हैं जो उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मैथ खत्म हो जाएगा, स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। और सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम साथ साथ कर रहे हैं एज यू नो, और आई होप आप उनको भी देख रहे हैं। तो जब हमारा स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस पर फोकस करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 4। पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। और वैसे पता क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख के ना हम कई बार डर जाते हैं कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 को छोड़ देते हैं। सो जो मेन मोटिव है इस चैप्टर 10 को कराने का वो यही है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरे ना, इन चीज़ों को समझें कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और जैसा कि आप देख भी चुके हैं, पहले वाले 3 एग्जाम्पल हमने इतने अच्छे से कर लिए हैं, वो तो आपको समझ आ गए हैं। अब इन 3 को और कर लेंगे, उसके बाद जो आपका जो ये फोबिया है ना चैप्टर नंबर 10 के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो और स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी भी फेस होती है चैप्टर नंबर 10 को करने में, क्योंकि कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं इस स्पेशल फंक्शंस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के चैप्टर नंबर 10 के लिए। तो आप यहाँ से देख सकें और आपको चीज़ें समझ आएँ, यही मोटिव है जो चैप्टर नंबर 10 को कराने का। तो 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, चौथा जो 4th है वो शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ लो। यूज़ द कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, मतलब हम कहते थे ना कि अब एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें, चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 1 उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके बिना जो है 4th, 5th और 6th एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे अगर आपने 1st, 2nd और 3rd एग्जाम्पल अभी तक नहीं देखा है। तो मैं अब ये मान के चलूँगी कि आपने वो लेक्चर देख लिया है और आपको वो चीज़ समझ आ गई है, सारी फॉर्मूलाज, स्टेप्स, सब जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। और तो उस हिसाब से चलो अब स्टार्ट करते हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, मतलब क्या, साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था, आप साइन ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हो, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया कि आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। To show that the steady temperature in the infinite solid, when temperature on surface is kept at unity over the strip this and at 0 outside the strip is this। आपको ये प्रूव करना है कि जो स्टेडी टेम्परेचर है वो ये होगा, और ये रिजल्ट आप एज्यूम कर सकते हो। तो जितना बड़ा और डिफिकल्टी क्वेश्चन दिख रहा है ना, उतना है नहीं, सिंपल सी बात है। आप ये जानते हो कि 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट याद करना है। सिंपल सी इक्वेशन देखो, देख भी रहे हो आप, कर्ल यू बाई कर्ल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर। यही होती है हमारी 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। अब यही इक्वेशन अगर टेम्परेचर स्टेडी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये किस में रिड्यूस हो जाती है, सिर्फ ये बच जाता है, कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बच जाती है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि स्टेडी टेम्परेचर, तो स्टेडी टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन है, यानी कि अब आपको इक्वेशन दी नहीं हुई है, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनका यूज़ करके हम कंडीशंस बनाएंगे। कंडीशंस कैसे बनाएंगे कि u1 होगा जब y क्या होगा 0, और x की वैल्यू है -a से a, और u की वैल्यू 0 होगी जब y 0 है, और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटर देन a। ये कंडीशंस हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो डोंट वरी, याद करने का तरीका बता देती हूँ। u1 है, u 0 है, सिंपल है। व्हेन y 0 है, y 0 है, तो सेम चीज़ है। यहाँ क्या है कि x माइनस a से a के बीच में है, यहाँ पे x का मॉडुलस a से बड़ा है, बस। फर्स्ट कंडीशन u1 है, u 0 है, y 0 है, y 0 है, x माइनस a से a के बीच में है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a है।
ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है। अब तो ये पहले वाले एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सोल्व करना है हमें। क्या करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप में, एक बार दिखा देती हूँ आपको। क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में, या तो साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं दोनों साइड, फिर राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करते हैं। थर्ड जो स्टेप है उसमें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, उसको सोल्व करते हैं। फोर्थ में कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और पुट कर देते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट में हम इनवर्स फॉरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको दोनों साइड कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। तो कोस एस एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन किया हमने। फिर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कोस एस एक्स डी एक्स, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर कोस एस एक्स डी एक्स, 0 to infinity इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करना, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो इसका मतलब इस पूरे को ही हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो यहाँ पे। अब एक चीज़ और, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स 0 को टेंड कर रहा है, और जब x 0 को टेंड कर रहा है तो भी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को। ये कैसे पता चला, जो कंडीशन हमें दी हुई है कौन सी, u1 है जब x माइनस ए से ए के बीच में। तो देखो जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो u की वैल्यू क्या है, 0। तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देखो ये वाली, जब x इन्फिनिटी को a से बड़ा है तो वो तो केस यही बढ़ेगा ना, सेकंड वाला, a से बड़ा, इन्फिनिटी a से बड़ा ही होता है। तो इस केस में u 0 है तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स भी तो क्या होगा, 0। ठीक है। और जब x 0 को टेंड कर रहा है, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो वो वैल्यू क्या आएगी, इसके बीच में आएगी, माइनस ए से ए के बीच में। तो वहां पे भी u क्या है, 1 है। तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर्ल यू बाय कर्ल एक्स क्या होता है, 0। तो दोनों केस में वो चीज़ के आगे 0 आ गई। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो भी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स 0 को टेंड करेगा, जब x 0 को टेंड करेगा तो भी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स 0 को टेंड करेगा। तो वैल्यू रख दो। ये इक्वेशन 2 क्या बन गई, इन्फिनिटी जो पुट किया तो भी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स 0 है, और जब x को 0 पुट किया तो भी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स क्या है, 0 है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, s इंटू 0 टू इन्फिनिटी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, क्योंकि ये वैल्यू तो होगी 0, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, इसको बाहर ले लिया, और ये सेम है, और ये भी बिल्कुल सेम है, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर। सिर्फ u कोस एस एक्स की जगह ये क्या है, कोसाइन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, u(c) बार। तो इस टाइप से मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद आपको पता है एक बार और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ जो है वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो u आपको पता है कि जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यानी कि x a से बड़ा हो रहा है तो u की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो देखो जब इन्फिनिटी पुट करोगे ना ये चीज़ 0 हो जाएगी, जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, यही वैल्यू, ये टर्म खत्म। और यहाँ से क्या आ जाएगा, s बाहर है, माइनस s बाहर, 0 से इन्फिनिटी u कोस एस एक्स डी एक्स, बिल्कुल सेम है, ये सेम है। सिर्फ क्या किया, इसमें इन्फिनिटी पुट किया तो भी 0, जब 0 पुट किया तो भी 0। अब इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आ गए। सेकंड स्टेप हमारा खत्म हो गया, जिसमें हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे उसकी राइट हैंड साइड को, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पूरे को ही सॉल्व करना पड़ा क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 था। अब थर्ड स्टेप में आप जानते हो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल में अलग तरीका किया था, जो सेकंड वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने अलग तरीका किया था, इसमें भी अलग है। कैसे, पहली बात तो ये सेकंड ऑर्डर की है, तो सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मैथ में पढ़ के आ चुके हो कि म्यू सी की वैल्यू इस केस में इसका सोल्यूशन क्या होता है, c1 e की पावर sy प्लस c2 e की पावर माइनस sy। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम जब ये मैथ स्टार्ट करेंगे तब आपको चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि म्यू सी बार इज इक्वल टू c1 e की पावर sy प्लस c2 e की पावर माइनस sy। सोल्यूशन आया। अब देखो, लेकिन यू सी बार फाइनाइट है, यू सी बार क्या है,
फाइनाइट है, तो इससे क्या पता चला कि C1 इज इक्वल टू 0। ऐसा इसने क्यों कहा? देखो ध्यान से देखना, जब हम y को इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, ध्यान से सुनना, y जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये चीज़ तो हो जाएगी 0, लेकिन यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? इन्फिनिटी, यानी कि UC की वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि UC बार क्या है? फाइनाइट है। तो इसका मतलब C1 इस कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं ताकि ये जो टर्म है ना यही यहाँ से चली जाए। तो UC बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? C2 e की पावर माइनस SY के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, थर्ड स्टेप हमारा हो गया खत्म। अब आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ करके इस कांस्टेंट की C2 की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप म्यू सी बार जानते हो क्या होता है? u के मल्टीप्लाई कोस एस एक्स डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि u का कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी u कोस एस एक्स डी एक्स होती है ना। अब जब y 0 है तो u एट y इज इक्वल, इस टाइप से लिख सकते हैं, जब y 0 है तो ये एट y इज इक्वल टू 0 एंड दिस एट y इज इक्वल टू 0, और ये सेम है। अब इनकी वैल्यूज रख दो, सारी जो आपके पास अवेलेबल है ना सारी वैल्यूज रख दो। म्यू सी बार एट y इज इक्वल टू 0 हमारे पास लास्ट में आ जाएगा साइन एस ए बाई एस के। अब ध्यान देना एक बात पे कि 5 इक्वेशन से तो आपको मिला कि म्यू सी बार इस चीज़ के इक्वल है, और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि म्यू सी बार एट y इज इक्वल टू 0 किस चीज़ के इक्वल है? साइन एस ए बाई एस के बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपको म्यू सी बार की वैल्यू मिली y इक्वल टू 0 पे, लेकिन सॉरी यहाँ पे आपको म्यू सी बार की वैल्यू मिली y इक्वल टू 0 पे, ये मिल गई। यानी कि अब हमारा काम क्या रह गया? किसी और जगह से भी आपको म्यू सी बार की वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल टू 0 पे, फिर आप इन दोनों को इक्वेट करके C2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, दूसरी कहाँ से निकाल सकते हो? यहाँ से। म्यू सी बार की वैल्यू जो है वो किस चीज़ के इक्वल है? C2 इंटू ई की पावर माइनस एस वाई। अब यहाँ पे निकाल लो एट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C2, क्योंकि e की पावर में है y, तो e की पावर 0 1 हो गया ना, तो यहाँ से वैल्यू आ गई क्या? C2, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई थी? साइन एस ए बाई एस। अब राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी, यानी कि C2 इज इक्वल टू साइन ए एस बाई एस के बराबर आ जाएगी। कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फिर हम 5 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रखा और इसमें जो ये वैल्यू है मैंने एज इट इज़ रख दी। अब इसने क्या किया? वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया? इसको सॉल्व कर, क्योंकि दो साइन ए एस और कोस एस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना कोस 2 साइन एक्स कोस वाई का, तो वही इसने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया ताकि थोड़ा जो हमारी वैल्यू है ना ये थोड़ी सी अच्छे से दिखे, बस इसीलिए। ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि हमें वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू दी हुई है? कि आप इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास वही चीज़ तो आई है, e की पावर माइनस एस एक्स के डिवाइड में x है और साइन आर एक्स है, इस टाइप से ही तो है। e की पावर माइनस एस वाई डिवाइड में s है और साइन में कुछ है, तो उसका जो यूज़ करके टेंजेंट इनवर्स a प्लस एक्स, मतलब इसके साथ जो है बाय में y, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स बाय में y, और 1 बाय पाई बाहर है, तो ये आ गया। ठीक है। स्टेप्स बिल्कुल वही किए थे हमने, एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। पहले आपको ये याद करना है कि ये 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन होती है, लेकिन स्टेडी टेम्परेचर के ऊपर ये इक्वेशन ये बन जाती है, और ये हमने कंडीशंस याद करनी है। दोनों साइड आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया। अब दोनों साइड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपने लिया, उसके बाद कुछ कंडीशंस का यूज़ करके आपको यहाँ तक आ जाओगे, आपको एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन निकालते हैं। उसका सोल्यूशन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है आप पढ़ के आ चुके हो। म्यू सी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 e की पावर एस वाई प्लस C2 e की पावर माइनस एस वाई। यहाँ तक खत्म। उसके बाद अब C1 को 0 भी मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि जगह C को मैंने 0 नहीं किया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये फाइनाइट है। तो मतलब लास्ट में म्यू सी बार की वैल्यू आ गई C2 e की पावर माइनस एस वाई। 3 स्टेप हो गए खत्म। 4th स्टेप में आपको पता है हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है कुछ ना कुछ करके, तो उस 4th स्टेप के लिए हम क्या करेंगे? म्यू सी बार एट y इक्वल टू 0 सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से निकाल लेंगे, और दूसरी वैल्यू म्यू सी बार की एट y इज इक्वल टू 0 यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक ही इक्वेशन से उसकी वैल्यू आई है साइन एस ए बाई एस।
दूसरी इक्वेशन से उसकी वैल्यू आई है C2, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स आप उनको इक्वेट कर सकते हो। तो C2 की वैल्यू इज इक्वल टू साइन एस से बाय ऐसा हो जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू आई उसमें पुट कर दी। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया और वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ, बिल्कुल सब सेम है, सिर्फ नोटेशन चेंज हो जाती है। ये आपको दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, ये दिया हुआ है टेम्परेचर निकालना है किसी पॉइंट एक्स के ऊपर और टाइम है टी। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको पता है कि आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। कौन सी, पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा का टी के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब और इनिशियल कंडीशन क्या है, ये कहां से आई, इनिशियल कंडीशन इन्होंने दी हुई है। इनिशियल कंडीशंस तो दी हुई है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें हमारे वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोस एस एक्स के साथ या साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों फिफ्थ एग्जाम्पल में भी और सिक्स एग्जाम्पल में भी ई की पावर माइनस आईटा एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, ना तो साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे ना कोसाइन का, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जो उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस आईटा एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने की दोनों साइड, और वहाँ जीरो से इन्फिनिटी होता है, लेकिन सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, उसकी राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रही हैं, दोनों को आप सोल्व कर लो। दोनों को आपने सोल्व किया तो एट लास्ट आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली सोल्व कर रहा है, जैसे इसने पीछे किया। क्यों डायरेक्टली सोल्व कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। ये सोल्यूशन कैसे आया इसका, देखो ये चीज़ मैंने बिल्कुल, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने डायरेक्टली बिल्कुल यहाँ लिख ली है यहाँ पे। तो डी थीटा बार बाय डी टी प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर थीटा बार इज इक्वल टू 0, ये है। आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, थीटा बार से डिवाइड कर दो। तो यहाँ डी थीटा बार बाय थीटा बार आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी टी आएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, और फिर आप क्या कर दो, दोनों साइड को डी टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, थीटा बार आ जाएगा इसके नीचे, डी टी आ जाएगा वहाँ पे, बस सिंपल से ये। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी थीटा बार बाय थीटा बार का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है, लोग थीटा बार, और इसका क्या होता है माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, बस डी टी की जगह टी आ जाएगा ना। और फिर कोई कॉन्स्टेंट लेना होता है वो हमने ले लिया लोगे, तो वही चीज़ इसने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि थर्ड स्टेप अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप इसका लेते हो, इसका किसका, जो इसने वैल्यू दी हुई है, जो इसने दिया हुआ है ना ये चीज़, इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो उसका निकाल लो फोरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन लगा दो। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिनोट किससे करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका, इस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन ए की पावर माइनस आईटा एस एक्स डी एक्स के साथ। फिर क्या करोगे आप, इसको तोड़ लोगे, क्यों, क्योंकि माइनस ए से ए के बीच में जब वैल्यू है तो इसकी वैल्यू है थीटा नॉट, लेकिन जब माइनस ए से कम है या फिर ए से ज़्यादा है तो वैल्यू है 0। तो इसका मतलब आपको पता है ना, यही होता है कि जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में है तो थीटा नॉट वैल्यू है, जब माइनस ए से छोटी या ए से बड़ी है तो वैल्यू 0 है। तो इसको ब्रेक कर लो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए और ए से इन्फिनिटी, इस केस में भी 0 इस केस में भी 0, यहाँ पे आ जाएगा बस क्या, थीटा नोट, वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, थीटा बार एस 0 टू थीटा नोट बाई एस साइन ए एस की वैल्यू। अब 3, ये 4 इक्वेशन आई, 3 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसने क्या किया, ये होता है ना log m, यहाँ पे है, इसको इधर ले आओ माइनस में, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई n, तो log थीटा बार बाय a हो जाएगा इज इक्वल टू दिस, यानी कि थीटा बार की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों साइड e की पावर ले लो और a को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो थीटा बार आ गया a e की पावर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी। अब वैल्यू ये किसकी आई है, थीटा बार एस टी की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा बार एस 0 की, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0, तो थीटा बार एट एस 0 इज इक्वल टू ए। अब ये वैल्यू यहाँ से भी आ गई, वैल्यू यहाँ से भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा नॉट एस साइन एस। अब दोनों वैल्यू आ गई, ए की आ गई ना वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई, तो उसको जो हमारी मेन इक्वेशन है ना ये वाली,
इसमें पुट कर दो तो ये वैल्यू आ गई। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो ले लो, उसकी वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कीजिए। और किसी किसी में इसने चेंज कर रखा है, किसी में नहीं कर रखा, लेकिन जिसमें चेंज कर रखा है वो चेंज करने के पीछे एक लॉजिक है, या तो फिर उसका फॉर्मूला बनता होगा या फिर हमारा जो आंसर है थोड़ा ठीक सा दिखे इसके लिए। इसमें इसने क्या किया, जो आइलर थ्योरम से इसने e की पावर आइटा थीटा को खोल दिया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब सेकेंड इंटीग्रल वेनिशेस बीइंग ओड फंक्शन ऑफ एस। कह रहे थे ना मैं कि कोई मतलब मेन मोटिव होता है इसका, उसको एक्सपेंड करने के पीछे क्या मोटिव था यहाँ पे। जो सेकेंड इंटीग्रल है ना साइन एक्स वाला, वो एक ओड फंक्शन बन रहा था। तो आपको पता है कि माइनस ए से ए पावर होती है, अगर ओड फंक्शन है तो वो पूरा 0 हो जाता है, अगर इवन है तो आगे ट्वाइस आ जाता है और उसको हम तोड़ सकते हैं फिर। तो वही चीज़ है कि कोस एक्स एक्स वाली टर्म तो थी इवन, तो उसके लिए क्या हो गया, थीटा 2 ट्वाइस आगे लग गया और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हो गया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था ना, 0 से इन्फिनिटी हो गया। लेकिन साइन एस एक्स वाली जो टर्म बनी थी वो ऑड फंक्शन थी, तो वो वाली टर्म होगी 0। तो इस टाइप से इसने इसको सोल्व कर लिया। अब इसने फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला लगा दिया इसने, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, बाकी सब सेम है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें और पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो सिर्फ वही किया ना हमने डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो यह था, वहाँ पे हम साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते थे, यहाँ हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। उसके बाद हमारा ये आ गई, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली ही हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। फिर हमने लास्ट में क्या किया, दो जो इक्वेशंस हैं वहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, थीटा बार एट एस इज इक्वल टू 0। अब इसकी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट को इक्वेट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो। और फिफ्थ और लास्ट जो है हमारे पास क्या स्टेप होता है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लेना होता है। उसके बाद इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें भी इसने कहा है कोई इनफाइनाइट स्ट्रिंग है और वो रेस्ट पे है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो उसकी इतनी है, शो करो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑफ फॉर्म दिस। इनफाइनाइट स्ट्रिंग इनिशियली रेस्ट पे थी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी एफ ऑफ एक्स। अब शो करो कि अब उसकी डिस्प्लेसमेंट है जो नॉर्मली किसी भी टाइम के ऊपर वो ये है। तो देखो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। इनके सेकंड डेरिवेटिव है पहले टी के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर सी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन होती है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करती है तो उसकी इक्वेशन, हर चीज़ की इक्वेशन होती है मैथ में फिजिक्स में भी, तो इसकी इक्वेशन है ये कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। और कंडीशंस आपको याद करनी है कि जब टी 0 है तो कर्ल वाई बाई कर्ल टी की वैल्यू 0 है, और जब टी 0 है तो y एट x 0 की वैल्यू f ऑफ x है, याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम हमारे स्टेप्स पे चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, तो साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं या फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो मैंने बताया आपको फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल हम कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए की पावर माइनस आइटा एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन, तो उसको सोल्व करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये बिल्कुल ये जो इक्वेशन है ये क्या है, हम पीछे कर चुके हैं एग्जाम्पल में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मूले से ये होगी, क्योंकि इसकी सेकंड पावर है तो इसका आपको याद करना पड़ेगा। क्या आएगा इसका, वाई बार इज इक्वल टू ए कॉस सी एस टी प्लस बी साइन सी एस टी। ठीक है, वो चीज़ ये इसका सोल्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, वाई बार की वैल्यू। अब देखो ये सोल्यूशन आया, अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप रह गए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी स्टेप्स देखने पड़ेंगे आपको। क्या, क्योंकि कर्ल वाई बाई कर्ल टी की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे 0 है, कि हम कंडीशन में हम मान के चले हैं, और दूसरी कंडीशन हम ये मान के चले, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों लिख लो, एक इधर एक उधर। अब आप क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो e की पावर माइनस एटा एस एक्स के साथ, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका भी किया इसका भी किया। अब इसको सोल्व करके ये आ गया कि डी बाई डी टी ऑफ वाई बार एस इज एट एक्स 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ गया कि वाई बार एस 0 उसकी वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल एफ ऑफ एस। अब ध्यान देना, जब अब ये चीज़ आ गई, अब एक इक्वेशन हमें और चाहिएगी। इसमें थर्ड इक्वेशन में आप क्या पुट कर दो, टी को 0। जब टी को 0 पुट करोगे तो वाई बार इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 0 0 और कोस 0 1। तो वाई बार की वैल्यू सिर्फ क्या बच गई, ए बच गई। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू यहाँ से ए आई है,
इसकी वैल्यू यहाँ से आई है कैपिटल एफ ऑफ एस, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो ए की वैल्यू आ गई कैपिटल एफ ऑफ एस। सिर्फ ए की वैल्यू आई है, बी की बाकी है अभी। एक तो हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई, दूसरी कैसे मिलेगी? जो थर्ड इक्वेशन है ना उसको हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी बाई डी टी चाहिए इसका। सिंपल ये तो हमने इसके लिए यूज़ कर लिया, डी बाई डी टी चाहिए, डी बाई डी टी यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन कर दिया आपने तो ये वैल्यू आ गई। अब इस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू किस पे चाहिए? जब टी क्या है? 0। तो इसकी वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गई? बी सी एस। यहाँ से इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट को सेम कर दो। बी की वैल्यू आ गई 0, ए की वैल्यू आ गई कैपिटल एफ ऑफ एस, बी की वैल्यू आ गई 0, पुट कर दो, ये इक्वेशन आ गई। लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं? इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं, आपको फॉर्मूला आता है। अब इसको भी इसने हल्का सा सॉल्व कर लिया है, कोस को खोल दिया इसने, ई की पावर आइटा, इस एंगल के साथ सिर्फ आइटा लगा दो। कोस जो सी एस टी उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ई की पावर आइटा सी एस टी प्लस ई की पावर माइनस आइटा सी एस टी बाई 2, बाकी सेम है। फिर इसने क्या कर दिया? इसको खोल दिया, ठीक है, पहले इस सबके साथ फिर ये सबके साथ खोल दिया। उसके बाद देखो इसने बोला हुआ है हमें कि जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो देखिए यहाँ पे जो ऊपर इसने ये किया ना, आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, इसने इस चीज़ को लिख दिया था एफ ऑफ एस। क्यों लिखा? क्योंकि ये मान के चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ एस से। यही तो करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एस। अब इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो वही चीज़ इसने डेफिनेशन लगाई है, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू डेफिनेशन ही तो है। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस का किस चीज़ के इक्वल है? एफ ऑफ एक्स का। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की फिर डेफिनेशन लगा दो, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आइटा एस एक्स, इनवर्स पे प्लस था ना, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इससे कंपेयर कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे एक्स है ना, आइटा एस को छोड़ के जो एक्स है वो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे फंक्शन किसका बन जाएगा? एक्स प्लस सी टी का, और इसके लिए ये फंक्शन बन जाएगा एक्स माइनस सी टी का। ठीक है, तो बिल्कुल सब चीज़ें सेम हैं। पहले आप क्या करके चलोगे? साइन कोसाइन या फिर सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके चलोगे दोनों साइड। फिर आप साइन कोसाइन या तीसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर आप राइट हैंड साइड वैल्यूएट करोगे, या फिर पूरी ही आपको कई बार वैल्यूएट करनी पड़ जाती है। फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लीनियर भी हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है। अब किसी में तरीका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला हो सकता है सॉल्व करने का, किसी में तरीका सिंपल इंटीग्रेशन वाला हो सकता है सॉल्व करने का, किसी में डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो सीधा डायरेक्टली आपको याद करने के लिए बोला मैंने वैसे हो सकता है। तो कुछ ना कुछ करके आपको इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, उसमें 4th स्टेप में आप उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लोगे, 1 2 जितने भी हैं, और 5th और लास्ट स्टेप में आप इनवर्स फोरियर कोसाइन, साइन या फिर सिंपल फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10, और इसी के साथ हमारा मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स होता है कंप्लीट। आई होप यू आर वॉचिंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई भी नया मैथ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हम पढ़ना स्टार्ट करें जो आपको फ़ायदा दे सकती है, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आपको विदाउट सर्च किए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स होता है कंप्लीट, और अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को थोड़ा सा फास्टली कवर करेंगे। सो आई होप आप उसको भी देख रहे हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।